आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आज का आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर कहा गया है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में कहा गया सामाजिक बुद्धि से, बी में कहा गया संवेगात्मक बुद्धि से, सी में कहा गया आध्यात्मिक बुद्धि से, डी के अंदर कहा गया सामान्य बुद्धि से। अर्थात गोल्डमैन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या जनरल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो करेक्ट रहने वाला है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होने वाला है। थोड़ा सा बात करते हैं कि गोल्डमैन ने क्या कहा है यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि से। तो डेनियल गोल्डमैन जो हैं उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि से जुड़े प्रमुख मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे संवेगात्मक जो ऑप्शन था वो हमारा करेक्ट रहता है। अब उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि 1995 में, जहां पे उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणाओं को बहुत ही अच्छे से लिखा, जो कि काफी लोकप्रिय बुक भी रही है। वहीं पे बात करें तो इनके अनुसार से जो संवेगात्मक बुद्धि होती है वो अपनी और दूसरों की जो भावनाएं होती हैं उनको समझना, उनमें विनियमित करना और प्रबंधन करना काफी शामिल होता है। वहीं पे जो हमारे दूसरे ऑप्शन थे जैसे कि सामाजिक बुद्धि है या आध्यात्मिक बुद्धि हो या सामान्य बुद्धि हो, ये जो चीजें हैं ये हमारे डेनियल गोलमैन है उनके अनुसार ये चीजें नहीं है, अर्थात तो उन्होंने इन चीजों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण मापन करता है। अर्थात तो स्टैनफोर्ड बी ने जो है एक परीक्षण है वो किसके मापन में यूज किया जाता है? द स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट मेजर क्या करता है? तो यहाँ पे व्यक्तित्व का निर्माण करता है अर्थात व्यक्तित्व को मेजर करता है, या पढ़ने की दक्षता को मेजर करता है, या बुद्धि का यहाँ पे मेजर करता है, या इनमें से कोई नहीं मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को अगर देखा जाए तो ये जो होता है बुद्धि का यहाँ पे मेजरमेंट करता है। आप थोड़ा सा आगे बात करें डिटेल से तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण जो है एक बहुत ही विश्वविख्यात या विख्यात कह सकते हैं और बुद्धि परीक्षण था, इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू को मापन करना होता है। इसे सर्वप्रथम जो है अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोरस साइमन ने विकसित किया था, जिसे बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के लुईस टर्मन ने विकसित एवं मानकीकृत किया है। इस परीक्षण के माध्यम से मानसिक आयु, बच्चों और वयस्कों की बुद्धि की विभिन्न क्षमताओं का आकलन किया जाता है। यह परीक्षण व्यक्तित्व, पढ़ने की दक्षता या भाषा विशेष पर निर्भर नहीं करता है बल्कि सामान्य बुद्धि पर केंद्रित होता है। आप थोड़ा सा आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, जहां पे कहा गया है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। अर्थात यहाँ पे कुछ जो शेष है, अर्थात यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो यहाँ पे कौन सा भिन्न है उस पर बात करते हैं। जैसे कि सबसे ए में कहा गया अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, या फिर सपना अवयवों का सिद्धांत, या अर्थात समान अवयवों का सिद्धांत, या ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, या सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे अलग बात करें तो सबसे अलग ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत जो है वो सबसे अलग है। अब क्यों अलग है इस पर अगर बात किया जाए तो अधिगम से संबंधित ज्यादातर सिद्धांत या तो स्थानांतरण या अधिगम की प्रक्रिया को समझाते हैं। वहीं पे अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत तो समान अवयवों का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत, तीनों का संबंध स्थानांतरण से होता है। लेकिन ड्राइव रिडक्शन अर्थात ड्राइव रिडक्शन से तात्पर्य मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल के प्रेरणा सिद्धांत से होता है, जो कि प्रेरक बालों को किसी व्यवहार की उत्पत्ति का कारक मानता है। इसका प्राथमिक संबंध अधिगम के स्थानांतरण से नहीं है बल्कि प्रेरणा और व्यवहार के आधार से होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बात करते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। अर्थात यहाँ पे कहा गया है
कि एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी होती है उसका क्लासिफिकेशन किसने किया है? तो ऑप्शन ए में कहा गया फ्राइड, बी में जुंग, सी में मोन या अल्पोर्ट कहा गया। तो यहाँ पे बी जो होगा, जुंग ने जो था उन्होंने इंट्रावर्ट और एक्सट्रावर्ट जो क्लासिफिकेशन होते था पर्सनालिटी, उनको क्लासीफाई किया था। थोड़ा सा बात किया जाए तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक हैं कार्ल गुस्ताव जुंग ने किया था। जुंग ने पर्सनालिटी टाइम्स की अपनी अवधारणा में यह बताया कि कुछ लोग अधिक आत्म केंद्रित होते हैं अर्थात तो अंतर्मुखी होते हैं, जबकि कुछ लोग सामाजिक और बाह्य उन्मुख तथा बहिर्मुखी होते हैं। फ्राइड मनोविश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है कि आलपोर्ट ट्रेड थ्योरी के लिए और मन के इस संदर्भ में कोई विशिष्ट नाम नहीं है। जुंग का वर्गीकरण आज भी व्यक्तित्व अध्ययन के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें कहा गया है कि संज्ञानात्मक संप्राति का न्यूनतम स्तर है, अर्थात संज्ञानात्मक जो हमारे संप्राति का न्यूनतम स्तर क्या है? ऑप्शन ए में कहा गया है ज्ञान है, बी में बोध है, सी में अनुप्रयोग है, डी में क्या विश्लेषण दिया गया है। तो द लोवेस्ट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव अटेनमेंट इज क्या होगा? ऑप्शन ए में कहा गया नॉलेज, बी में कहा गया कंप्रहेंशन, सी में कहा गया एप्लीकेशन, डी के अंदर कहा गया है एनालिसिस कहा गया है। आप थोड़ा सा यहाँ पे आगे बात करते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको ज्ञान देखने को मिल जाएगा, अर्थात संज्ञानात्मक संप्राति का न्यूनतम स्तर जो होता है वो हमारा ज्ञान होता है। अब ये क्या होता है इस पे बात किया जाए तो ब्लूम की संज्ञानात्मक उद्देश्यों की वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे पहला और सबसे नीचा स्तर ज्ञान होता है। इसमें तथ्यों, आंकड़ों, परिभाषाओं को याद रखना, पहचानना तथा सूचीबद्ध करना शामिल होता है। इसके बाद के स्तर चाहे वो बोध हो, अनुप्रयोग हो और विश्लेषण हो, क्रमशः उच्चतर संज्ञानात्मक कार्य होते हैं। वहीं पे बात करें तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना, जानकारी को संग्रहित करना या संज्ञानात्मक संप्राति की पहली और न्यूनतम सीढ़ी मानी जाती है। आप थोड़ा सा यहाँ पे हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे, जो कि 6 नंबर में दिया गया है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या कारक हैं? ऑप्शन ए में दिया गया आर्थिक तत्व हैं, बी में कहा गया सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हैं, या डी सी में कहा गया शारीरिक तत्व हैं, या डी के अंदर कहा गया वंशागत तत्व है। अर्थात द फैक्टर अफेक्टिंग चिल्ड्रन सोशल डेवलपमेंट आर क्या होंगे? तो यहाँ पे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले बच्चे के लिए क्या कारक होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे सारे ऑप्शन सही हैं, जैसे आर्थिक तत्व भी प्रभावित करता है, सामाजिक परिवेश जन्य जो होते हैं वो भी काफी प्रभावित करते हैं, शारीरिक तत्व जो वो भी प्रभावित करते हैं और वंशागत तत्व वो भी प्रभावित करते हैं। अब थोड़ा सा बात किया जाए डिटेल से तो बच्चों के सामाजिक विकास में कई कारक जैसे कि भूमिका निभाते हैं, जिनमें आर्थिक है, सामाजिक परिवेशजन्य है, शारीरिक है और वंशागत तत्व खास तौर पर शामिल होते हैं। आर्थिक तत्व अर्थात परिवार की धन संपन्ना, अभाव, संसाधनों की उपलब्धता आदि का सामाजिकता पर सीधा असर पड़ता है। वहीं पे सामाजिक परिवेशजन तत्व जैसे कि परिवार है, विद्यालय है, मित्र समूह है, पड़ोस है, सामाजिक है, संस्कार है, मीडिया है आदि का परिवेश बच्चों के व्यवहार व संबंध निर्माण की शैली को निर्धारित करता है। वहीं पे शारीरिक तत्व जैसे कि शरीर संबंधी स्वास्थ्य, संरचना व क्षमताएं भी सामाजिक भागीदारी या बहिष्कार का कारण बन सकती है। वहीं पे वंशागत तत्व जैसे कि जन्मजात प्रवृत्तियां, बुद्धि, भावनात्मक आदि भी बच्चों की सामाजिकता को प्रभावित करते हैं। इन सभी कारकों का सम्मिलित प्रभाव बच्चे के सामाजिक विकास पर पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। अगर बच्चा कोई साइकिल चलाना सीखता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो हमारा क्षैतिज अधिगम का यहाँ पे अंतरण होता है।
जब कोई व्यक्ति या बालक एक समान कौशल जैसे कि साइकिल चलाना से या किसी अन्य समान कौशल जैसे कि मोटर बाइक चलाना को सीखता है तो यह क्षैतिज अधिगम अंतरण कहलाता है। क्षैतिज अधिगम अंतरण में अधिगम की वस्तुएं या कौशल एक ही स्तर या समान प्रकृति के होते हैं। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण में अधिगम अधिगम एक आधारभूत तथ्य या कौशल से जटिल या उच्चतम स्तर तक जाता है। द्विपार्श्विक या बाएं दाएं हाथ आदि के प्रयोग में देखा जाता है, जैसे दाएं हाथ से लिखना सीखने के बाद बाएं हाथ से लिखना आदि आसानी से। यहाँ साइकिल और मोटर बाइक दोनों ही एक ही श्रेणी के वाहन है, इसी वजह से यह क्षैतिज अधिगम अंतरण का सही उदाहरण कहलाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, अर्थात मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, दूरगामी विकास का नियम या कल्पना और संज्ञानात्मक विकास का नियम। क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका जो रहेगा दूरगामी विकास का नियम यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये हमारे शारीरिक विकास का प्रमुख नियम होता है। अब ये क्या नियम है, इस पे बात किया जाए तो शारीरिक विकास के प्रमुख नियमों में दूरगामी विकास का नियम सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम सेफाइलोकॉर्डल प्रिंसिपल कहा जाता है। इस नियम के अनुसार बच्चे का शारीरिक विकास सिर से लेकर पैरों की ओर होता है। उदाहरण के लिए शिशु पहले अपना सिर नियंत्रित करना सीखता है, फिर अन्य शारीरिक अंगों का नियंत्रण प्राप्त करता है। वहीं पे मानसिक विकास, अनियमितता या कल्पना व संवेगात्मक विकास से संबंधित संबंध जो है शारीरिक विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन ए में कहा गया है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी में कहा गया निरंतर विकास का सिद्धांत, सी में कहा गया परस्पर संबंध का सिद्धांत, डी में कहा गया समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब यहां पे बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। क्या नहीं होगा? प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टिव रिकरेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ द आइडेंटिकल पैटर्न। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका रहने वाला है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे, तो विकास के सिद्धांत में निरंतरता, परस्पर संबंध और समान प्रतिमान जैसे सिद्धांत शामिल होते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत यह बताता है कि विकास एक क्रमबद्ध और सतत प्रक्रिया है। परस्पर संबंध का सिद्धांत यह दर्शाता है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास में पैटर्न व क्रमबद्धता की ओर संकेत करता है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नामक कोई सिद्धांत शारीरिक, मानसिक या सामाजिक विकास के मान सिद्धांतों में मान्यता प्राप्त नहीं है। अब आज का हम लास्ट के क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? ऑप्शन ए में गेसल, हरलॉक, मेडिथ या डॉल्स और हॉलैंड ने दिया था। तो यहाँ पे जो भी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना है और डिटेल से सॉल्यूशन भी लिखना है। और अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन देखना, इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप पीपीटी को डाउनलोड करके डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज आप हमें फॉलो करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।